अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग। ये बुक का नाम है नवाए उर्दू क्लास 10th और सादत हसन मिंटू साहब ने ये लिखा है, जिसका नाम है नया कानून। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और इसमें क्या है ये भी कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर के दो फ़ायदे हैं इस वीडियो को देखने का। एक तो ये है कि जो उर्दू रीडिंग अच्छी करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, साथ साथ मेरे पढ़ें। और दूसरे ये कि जिसके पास ये बुक है उसको फ़ायदा ये होगा कि क्या नई चीज़ उन्होंने सादत हसन मिंटू साहब ने लिखी थी, और दूसरी उनके ये चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, नया कानून। मंगू को चवान अपने मंगू को चवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। गोया जाता था गो उसकी तालीमी हैसियत सिफ़र के बराबर थी। गोया होना चाहिए यहाँ पे, सिफ़र मतलब ज़ीरो, यानी कि वो अनपढ़ था। और उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात, वसी बोलते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मालूमात, से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। ठीक, पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुद्देबराना अंदाज, यानी बहुत एक तरह से रिक्वेस्टिंग अंदाज में पेशन गोई की थी। यानी कि उसने ये कहा था कि ऐसा होने वाला है, देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद गाइस आगे बढ़ाते हैं इसको, पेज को, और देखते हैं इसमें और क्या है। और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, वाक़ मतलब कहाँ पे है, यानी किस जगह सिचुएटेड है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, यानी बहुत सलीके से, है ना, समझदारी से, था विलायत में। और कहाँ, यानी विलायत किसको बोलते हैं, ब्रिटेन, और वो कहाँ है, वो अलग है मतलब। ठीक है, स्पेन कहाँ पर है, स्पेन मोरक्को के पास है, ठीक है, और ब्रिटेन दूर है। स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को इसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का हुक्का पी रहे थे, हल्का बोलते हैं घेरा टाइप का, है ना, जवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। एतराफ़ यानी कि मान रहे कि वो वाकई में एक दिमाग वाला आदमी है, उसे बहुत सी नॉलेज है, कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह बोलते हैं सरफेस, ठीक है, ये जो सरफेस है जिस पर हम हाथ फिरा रहे हैं, ये सरफेस, सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। तबादला ख्याल का मतलब होता है कि बातचीत, किसी गहरी मतलब बातचीत कर रहा था, कुछ अपने ख्याल की बात कर रहा था, कुछ उसका ख्याल सुन रहा था, यानी उसके मन की बात सुन रहा था। ठीक, उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी, और इसका सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, मगर उसके तनफुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे, यानी उसे बहुत परेशान करते थे। गोरे मतलब अंग्रेज़ों का ज़माना था ये, ठीक है। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है, यानी बहुत बेरहमी से, मतलब बहुत बेइज्जती से पेश आते थे। उसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था, यानी अंग्रेज़ों को वो जो इंडियन होते हैं, यानी समझ रहे हैं, गेहुआ रंग होता है, ठीक है, ना था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखता तो
उसे मतली सी आ जाती, यानी उल्टी टाइप की आ जाती। ठीक है। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गलगल कर झड़ रही हो। यानी वो एक तरह से देखिए, अंग्रेज़ तो वैसे खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन इसको ये आ, यहाँ पर ये इन्होंने बुराई के तौर पर लिया है। ठीक है। यानी अंग्रेज़ों की बुराई करते में यहाँ तक पहुँच गए। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर बल मार के सिगरेट पीता या हुक्के की कश लगाते हुए उस गोरे को जी भर कर सुनाया करता। समझ रहे हैं? यानी किसी शराबी गोरे से उसकी जब लड़ाई हो जाती थी तो वो सारा दिन तबीयत उसकी मतलब एक तरह से झुंझला जाता था। ठीक है। और शाम को उसी अड्डे पे जहाँ पे सब लोग जमा होते हैं आकर वहाँ पे क्या करता, आराम से खड़ा होके या जो भी है वहाँ पे बैठ जाता और सिगरेट पीता या हुक्के की कश लगाता। ठीक है। और गालियाँ बकता अंग्रेज़ों को। ठीक है। यहाँ पे गाली किसको दी जा रही है? अंग्रेज़ों को। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहता था, आग लेने आए थे अब घर के मालिक। ये गाइस, ये ऐसा हुआ था, आप समझ सकते हैं। घर के मालिक, इसको पहले लाते हैं सेंटर में ताकि आपको दिखे, क्योंकि गाइस आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। यू नो दैट वेरी वेल। ही बन गए, नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने, यूं रौब गांठते हैं गोया हम उनके बावा के नौकर हैं। ठीक है। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वो अपने सीने की आग उगलता रहता। यानी कोई सुनने वाला था तो वो अपने दिल की भड़ास उससे कहता था, शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार। एक धप्पे की मार और गिट पिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। यानी बहुत गुस्सा होता था अंग्रेज़ों पे वो। तेरी जान की कसम, पहले पहल जी में आई के मलाउन को खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूत को मारना अपनी हतक है, यानी अपनी बेइज्जती है, अपनी इज्जत के ख़िलाफ़ है। हतक बोलते हैं इज्जत के ख़िलाफ़। ठीक है। ठोस है। ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज़ की आस्तीन से साफ यानी करने के बाद फिर बुड़बुड़ाने लग जाता। यानी कि वो थोड़ा सा गंदा भी था यार, है ना। इन्होंने एक रियल जो होते हैं, जैसे होते हैं इस टाइप के लोग या ऐसी क्लास में, वो इन्होंने पेश किया है। ठीक है। कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। अभी गाइस आप समझ सकते हैं, बहुत ही मुश्किल से ये ब्रिटिश यहाँ से काफ़ी नुकसान करके गए थे। ठीक है। तेरी कसम जान में जान आ जाए। उसके बाद और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दीं और उनकी गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है। आइन बोलते हैं एक तरह से, कानूनी को आइन बोलते हैं। तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही, यानी उसको ये लगा कि अब हम आज़ाद होंगे। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। अब ये देखिए, एक डेट भी मिल गई इसको। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा और खुशी की बात उसके लिए ये थी कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी अंग्रेज़ों से। वो इतना परेशान था, आप अंदाज़ा लगाइए कितना परेशान रहा होगा बेचारा।
क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? ब्याज बोलते हैं वो जो टैक्स, वो जो होता है ब्याज, तो जानते हैं आप, ब्याज तो फेमस है। ठीक है, अब देखिए, इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। यानी वो जो सवारी थे, जो वो बोल रहे थे और ये सुन रहा था, और इतनी ध्यान से सुन रहा था कि उसको खुशी भी हो रही थी, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि अब हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है। ठीक है, उस नए कानून के ज़रिए जो 1 अप्रैल से लागू होगा। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियाँ देता था, ठीक है, और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज़ वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बढ़ी हुई मूछें के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े को पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा, ज़रा हवा से बातें करके दिखा दे। यानी उस दिन उसने गुस्सा भी नहीं दिखाया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अब समझ सकते हैं आप गाइस, गरीब आदमी तो उन्हीं चीज़ों पे, या कोई भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मजबूर पे, हर आदमी मजबूर पे ही गुस्सा निकालता है। तो आज उसने, लेकिन वो खुश था तो उसने आज गुस्सा नहीं निकाला। ठीक है, ये बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है ना। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचा कर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही ली, दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली, है ना। अब वो खुश था तो जाहिर है अब ऐश तो करेगा ही। डकार ली और मूँछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज़ में कहा, हद तेरी ऐसी की तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफ मामूल, यानी जैसा डेली होता था उसके खिलाफ, उसे वहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। यानी जैसे कि हर रोज़ कोई ना कोई मिलता था तो वो अपनी कहानियाँ या किससे सुनाया करता था, लेकिन इस बार कोई मिला नहीं। ये देखकर उसके सीने में एक अजीबो गरीब तूफ़ान बर्पा हो गया। अब यानी कि देखिए, वो बहुत खुश है, वो कुछ कहना चाहता है, अपनी दिल की बात बताना चाहता है, अपनी खुशी को बांटना चाहता है, लेकिन इस वक्त कोई है नहीं है उसकी खुशी को सुनने वाला। सो दैट तूफ़ान बर्पा हो गया, यानी तूफ़ान सा मच गया उसके सीने में, यानी उसके मन में। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और उस खबर को अपने अंदर से, ठीक है गाइस, बाहर निकालने के लिए वो सख्त बेचैन था। वहाँ कोई था ही नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मजबूरी थी उसकी इस बार, सुनने वाला कोई था नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहनी छत, यानी कि लोहे की छत के नीचे बेदिली की हालत, यानी कि मायूस या एक तरह से मन नहीं लगना की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज, यानी कि लागू की खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा कर दिया था। वो उस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर व फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, ठीक है, बार बार गूंज रहा था, और उसके तमाम जिस्म में मुसर्रत की एक लहर दौड़ रहा था। लहर जो होती है मुअन्नस से, तो दौड़ रही थी, लेकिन उन्होंने रहा था लिखा है, ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। अब आगे देखते हैं। वो बेहद मसरूर था, यानी खुश, मसरूर बोलते हैं खुश। ख़ासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंची जब वो ख्याल करता कि गोरों सफ़ेद चूहों, वो उनको इसी नाम से याद करता था, यानी सफ़ेद चूहे कहता था वो अंग्रेज़ों को, कि थूथनियाँ नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। ठीक है, जब नथु गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ला हाथ इधर,
ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए। तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उग आए। और ये कहकर मंगू ने बड़े मज़े ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दीं। दौरान गुफ्तगू यानी बातचीत के दौरान में उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के हाथ पर ज़ोर से अपना हाथ मार कर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ ज़रूर करके रहेगा। यानी उस वक्त जो बड़ी ताकतें थीं, है ना, तो उनमें रूस भी एक ताकत था, ठीक है, यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं उसको। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था, ठीक है, और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थीं। इसीलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया, ठीक है, और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो नई तब्दीलियां पैदा होने वाली थीं वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। यानी वो समझता था कि रूस वाले किंग की वजह से ऐसा चेंज आएगा या चेंज जो होगा वो इसी की वजह से होगा, ठीक है। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक जारी थी, ठीक है। उस्ताद मंगू, पेशावर ये वही जगह है जो अभी इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, लाहौर सब एक ही था। उस्ताद मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया था। इसके अलावा जब कभी किसी से सुनता कि फ़लाँ शहर में इतने बम साज पकड़े गए हैं या फ़लाँ जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है, तो उन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खैमा समझता। यानी वो ये समझता था कि अब जो इंडिया के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं और वो बहुत जल्द ही नए कानून नाफिज होगा, इसीलिए वो लोग अपनी जो एक्टिविज़म है वो तेज़ कर रहे हैं। और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था। एक रोज़ उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे। तनकीद बोलते हैं उसकी नुक्ताचीनी बोलते हैं क्रिटिसिज्म। और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, यानी उन दोनों में से एक जो अंग्रेज़ था अपने दोस्त अंग्रेज़ से कह रहा था, क्या कह रहा था अभी देखते हैं, कहानी अभी बाकी है। जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है, ठीक है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख़ में आज तक ना सुनी ना देखी गई है, ठीक है। सियासी नज़रिए के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूँकि उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेज़ी के थे, उससे उस्ताद मंगू सिर्फ़ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा और उसने ख़याल किया ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं। यानी कि आमद मतलब आना, यानी जो नया कानून आने वाला है उसको ये बुरा समझ रहे हैं अंग्रेज़, और नहीं चाहते कि उनका वतन यानी हिंदुस्तानियों का वतन आज़ाद हो। चुनाचे इस ख़याल के ज़ेर असर उसने कई मर्तबा उन 2 बैरिस्टरों को हिकारत की निगाहों से देखकर दिल ही दिल में कहा, टोडी बच्चे, ठीक है, ये गुस्से में बोलते हैं पंजाबी स्टाइल में। जब कभी वो किसी को दबी ज़बान में टोडी बच्चे कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है, ठीक है।
देखिए, दिल का सुकून और दिल की जो तसल्ली होती है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। और ये कि वो शरीफ आदमी और टौड़ी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है, यानी वो ये खुद समझता है कि अंग्रेज़ों यानी कि जो गंदे लोग होते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे से समझता है, पहचान भी लेता है, ठीक है। और ये चीज़ पहचानने की सलाहियत उसके अंदर है, ये चीज़ है, मतलब ये कहता है, ये अपने आप को समझता है, यानी अपने आप को समझदार समझता है, अक्लमंद, ठीक है। इस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मुज़ंग जा रहा था, एक जगह का नाम है ये, कि उसने इन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। कहाँ है? नए आइन ने यानी कानून ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अगर डैश 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 सॉरी डॉट 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 साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। यानी वो अपने चक्कर में लगे हुए थे लड़के। वैसे भी बहुत सी जगहें निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, यानी वो लोग अपनी बातें कर रहे थे और ये बहुत गौर से सुन रहा था। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं उनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी और वो इसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून यानी बहुत शानदार चीज़ समझ रहा था ये अपने मन से ही। हालांकि उसको ये किसी ने नहीं कहा डायरेक्टली कि नया कानून आएगा और तुम जो है आज़ाद हो जाओगे। बहरहाल क्या होता है अभी देखते हैं। और वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदाबख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर ख़रीदा था। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकिल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। दमकना चमकना एक ही बात है, ठीक है, शाइन करना। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां ताबा होना ज़रूरी था, यानी कि बहुत खुशगवार था, है ना, खुशगवार, बहुत अच्छा, बहुत स्प्लेंडर, शानदार होने वाला था नया कानून। इसके हिसाब से पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएगा और उसको पेश पलटते हैं गाइस, और उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसमें देखते हैं। और उसको यकीन था कि इसकी आमद यानी आने पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उनसे उसकी आँखों को ज़रूर ठंडक पहुँचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ मामूल सर्द था, यानी कि जितना सर्द होना चाहिए उससे ज़्यादा था, ठीक है, नॉर्मल से, और हवा में ताज़गी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जूता और बाहर निकल गया। घोड़े को जोता यानी जो भी उसमें लगाते हैं। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी, यानी खुश था। वो नए कानून को देखने वाला था, है ना, जिसका वो इंतज़ार कर रहा था काफ़ी दिनों से। 1 अप्रैल उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, ठीक है, यानी उस वक्त अप्रैल में सर्दी रही हो, है ना,
तो कई चक्कर लगाए उसने, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई, आसमान की तरह पुरानी, यानी जितना पुराना आसमान है जैसे दिखता है वैसी। उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय उसके उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थीं। ठीक है, यानी जो उसने खुद नया किया था वही नई थी, बाकी सब पुराना था। ये नई कलगई उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14.5 आने में ख़रीदी थी। अभी गाइस ये आपको समझ में आ रहा होगा कलगी किसे कहते हैं। कलगी मैं आपको बता दूं कि जो ताज पे कोई ऐसी खूबसूरती के लिए जो परिंदों का पर होता है ना रंग बिरंगे, उसको लगाते हैं, कलगी कहते हैं, उसी को कलगी कहते हैं। ताज पे लगाते हैं या अपनी खूबसूरती के लिए किसी चीज़ पे लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं घोड़े की ऊपर करता हूँ, रुकिए। घोड़े की टापों की आवाज़ काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकान के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, उनमें से कौन सी चीज़ नई थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था, यानी उसे अभी भी उम्मीद है कुछ नई खबर आए। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब की सब बंद हैं, इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। उसके अलावा वो ये भी सोचता था हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, यानी उसे लगता था कानून जो है हाई कोर्ट से मिलेगा। अब उससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा। ठीक है, जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनियत से 9 बजाए। जो घड़ियाल बोलते हैं एक तरह से, यहाँ पे घड़ियाल बोलने का मतलब है जो घड़ी वगैरह जो चेंज करता है, टाइम वगैरह जो भी है। ठीक है ना। और रौनक की बात करें तो रौनक का मतलब यही होता है कि घमंड से, है ना, यानी घड़ियाल जो घड़ी वगैरह उसमें करता है टाइम वगैरह ने बड़ी घमंड से 9 बजाए। ठीक है, ठीक है। कॉलेज का घड़ियाल आप समझ रहे हैं ना, टाइम वगैरह जो होता है जो बजता है। अब ये एक लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से, दिख रहा है ना, वैसे बाहर निकल रहे थे, खुशपोश थे, यानी खुश थे, खुर्रम थे, बेहतरीन मस्त थे। मगर उस्ताद मंगू को ना जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नज़र आए। शायद उसकी वजह ये थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैराकुन यानी अच्छी बात जलवे का नज़ारा करने वाली थीं। अब देखिए क्या होता है। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। अनारकली की जगह का नाम है। बाज़ार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। ठीक है, हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावत नज़ारा दे रही थीं। दावत नज़ारा यानी कि उन्हें देखने का मौका दे रही थी। और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, जैसा कि अक्सर होता है। ठीक, मगर उस्ताद मंगू के लिए उन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। ठीक है, वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक इसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। ठीक है, ये मेन चीज़ थी। उस्ताद मंगू तबियन यानी तबीयत आदतन तबियन यानी उनका जो नेचर था। उस्ताद मंगू तबियन बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ था। ठीक है, वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का न सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि मुतजस्सिस था, यानी उसको इस चीज़ की तलाश थी या उस जस्तजू में था। उसकी बीवी
गंगावती उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आम तौर पर ये कहा करती, यानी बहुत जल्दबाज टाइप का आदमी था, कहने का मकसद यही है। उसकी बीवी क्या कहती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे कहानी क्या कहती है। कुछ भी हो मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी ताबियत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक इसी तरह जैसे गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकलता था, यानी नॉर्मली ही निकला था वो। ठीक है, लीडरों की अज़मत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। ठीक है, अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी है, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बाइस 2-3 फसाद होते होते रह जाएं तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। यानी जिस नेता के जुलूस में हंगामा हो जाए, लड़ाई दंगा या जो भी कह लो, तो वो उसके लिए वो समझता था मंगू कि ये बहुत बड़ा नेता है ये। अब नए कानून को वो अपने जहन के, ठीक है, जहन के इसी तराजू में तौलना चाहता था। ठीक, यानी वो अपने हिसाब से देखना चाहता था, समझना चाहता था चीज़ें कि बदल क्यों नहीं रही हैं या बदलेंगी कब या कैसे, क्या जो भी है। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। गाइस, माल रोड, जहाँ तक मुझे मालूम है, माल रोड जो है, अनारकली तो कई जगह है, लखनऊ में भी है शायद, लेकिन माल रोड जो है मेरे ख्याल से पटना में है, पटना यानी बिहार। आहिस्ता आहिस्ता, मैंने क्या बोला, निकल कर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ये ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए। ठीक है गाइस, छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद, यानी जहां उसको पहुंचना है, जिस मंजिल पर, उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और अगली नशिस्त के गद्दे, यानी कि अगली नशिस्त बोलते हैं अगली लाइन में, जो पहली लाइन दूसरी लाइन होती है ना, गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था तो वो आम तौर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख़यालात की आमद, यानी ख़यालात का आना, बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। कयास बोलते हैं बहुत से विचार, कयासात यानी विचार, कयास सिंगुलर, कयासात प्लूरल। ठीक है, तो अब देखते हैं, वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीक़े पर गौर कर रहा था, है ना। यानी वो नए कानून की मौजूदगी में जो म्यूनसिपल कमेटी होते हैं ना, म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। सोच रहा था तांगे के नंबर कैसे लिए जाए म्यूनसिपल कमेटी से जब नया कानून आ जाएगा। और इस काबिल गौर बात को, यानी इस बहुत इम्पोर्टेंट बात को
आईने जदीद यानी कि नया कानून, आईने जदीद एक तरह से नया कानून का सिनोनिम है। आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था, यानी ऐसा सोच रहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, हाँ बिल्कुल, यस यस। वो इस सोच विचार में गर्क था, यानी बिल्कुल मगन था, डूबा हुआ था सोच में। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे हिलाया है। पीछे पलटकर देखने से उसे सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया, जो उसे हाथ से बुला रहा था। ठीक है, बुला रहा था, नहीं दिख रहा है क्या? बुला रहा था। ठीक, अब देखते हैं आगे इसमें क्या है आगे। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में, यानी गोरे को देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए, यानी जाग गए। बेदार मतलब जागना। पहले उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे, यानी ध्यान ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया उनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलकई पर, यानी जो पर का, परिंदों के पर का बना होता है, ताज वगैरह पे लगाते हैं, या घोड़े के सर पे भी लगाया होगा इनने बेशक, या ऐसी जगह लगाते हैं खूबसूरती के लिए, ठीक है, उसे कलगी बोलते हैं। पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं, उनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। ठीक है, घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठिए बैठिए गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? उस सवाल पर बिला का तंज ये अंदाज था, यानी तंजिया अंदाज था, यानी कि हाँ भाई कहाँ जाना, इस तरीके से, यानी कि बेइज्जती। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से थोड़ी की बालाई हिस्से तक चली आ रही थी। अब देखिए ये एक नई चीज़ है, फेस का एक्सप्रेशन। अगर इस पर फिल्म बनती है तो इसी तरीके से बनती है, पूरा एक्सप्रेशन देना पड़ता है। एक लर्जिश यानी कि मूवमेंट के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी। ये एक मंजर कशी की जा रही है उस वक्त की, कैसा माहौल, मंजर, कैसा एक्सप्रेशन हो रहा उसका था एक्सप्रेशन, ठीक है। वहाँ पे उसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने इस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था, ठीक है, यानी सब कुछ उसके मन में ही चल रहा था। जब गोरे ने जो बिजली के खंभे की ओट में हुआ हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, है ना, यानी जो गोरा था वहाँ पे वो हवा से बच के खंभे की तरफ कोने में खड़ा होकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया, ठीक है, तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुईं, यानी निगाहें मिलीं और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुईं। ऐसा लगा कि गोलियां एक दूसरे से चलाई जा रही हैं और आपस में टकराकर एक आतिशी बगुला बनकर ऊपर को उड़ गईं। आतिशी बगुला यानी आग का गोला बन के, ठीक है, आतिश बोलते हैं आग, यू नो दैट वेरी वेल। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोल कर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीज़ें झाड़ रहा है, गोया वो उस्ताद मंगू के इस जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक वर्ड है
गैर मरई यानी कि जिसे हम देखना पसंद न करें, जिसे देखा ना जा सके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और चीज़ें झाड़ रहा है गोया, वो उस्ताद मंगू के जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा, है ना, यानी मुझे लग रहा है वो भांप गया इसका अंदाज देख के। किसका? टांगे वाले का, मंगू का। वही है, ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे, ठीक है। वही है, उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी। लो, उसे अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ गई और ख्वामख्वाह के झगड़े में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, ठीक है। यानी बेकार में झगड़ा किया था और शराब पी के गोरे ने झगड़ा किया था उससे। उसे तावनो करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थीं, ठीक है। यानी तावन करान का मतलब ये है मजबूरन, ठीक है। तावनो करहन यानी मजबूरन या बेबसी के साथ बहुत सी बातें सहना पड़ी थीं। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी ख़ास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर कोचवानों ही पर गिरता है, यानी कि जो चाबुक जो गिरती है एक तरह से वो कोच पे ही मुसीबत आनी होती है अगर वो अदालत में जाता किसी बात को लेकर या झगड़े को लेकर, ठीक है। और अंग्रेज़ बच जाता है ना, जिससे लड़ाई हुई थी, अगर वो जाता ऐसा मामला हुआ होता तो। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक ऐसी तेज़ी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराईं, यानी कि मंगू साहब जोश में थे उस टाइम। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम ... जो भी हुआ हो, ठीक है, 5 रुपये। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भेजकर एक वज़नी घूंसे की शक्ल अख्तियार कर गया, ठीक है। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। अब उस्ताद मंगू जो है जोश में आ गए, एकदम टाइट हो गए, मैटर मामला दूसरा हो गया। अब देखिएगा, सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नज़र रख कर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई को नज़रअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है, ठीक है। इस हौसला अफ़ज़ा ख्याल के, हौसला यानी हिम्मत भरा ख्याल के ज़ेरे असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से, सॉरी गाइस हम दिखाते हैं, से नीचे उतरने का इशारा किया। बेत की ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी, बेत बोलते हैं एक लकड़ी टाइप का जो होता है, डंडी होती है ना, जिससे पुलिस वाले लेके घूमते थे पहले, अब तो प्लास्टिक की आ गई शायद। छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। रान बोलते जांग। उसने खड़े ऊपर से पस्ता कद गोरे को देखा, यानी जो नीचे की तरफ था, नीचे छोटे कद वाले को। गोया वो अपनी निगाहों के वज़न ही से उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घूंसा कमान में, ठीक है, अब कहानी हुई शुरू यहाँ पे, ठीक है, कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्म जदन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया।
चश्मे ज़दन का मतलब है कि पलक झपकते ही फौरन एकदम, ठीक है, पलक झपकते ही फटाफट। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे, ठीक है, गिराकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशधर वो मुतहिर गोरे ने, यानी शशधर बोलते हैं एकदम से कि जिसको हम बोलते हैं ना शशधर, यानी कि मुतहिर यानी कि हैरान परेशान गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वज़नी घूंसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है, यानी एकदम वो जुनूनी हो गया, पागलपन आ गया उस पर, किस पे, मंगू पर, और उसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। उस चीखो पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज़ कर दिया, यानी कि जब वो चिल्लाया तो अब ये और तैश में आ गया मंगू, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फूँ, यानी उसे लग रहा था नया कानून आ जाए तब भी तुम्हें सुकून नहीं है अंग्रेज़ों को, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फूँ, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू इन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था, यानी इस तरीके से, ये मंगू हैं, ये 2 सिपाही हैं, इनका टांगा वाला है और ये पीटा गया बुरी तरह, ठीक है। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमुआ की तरफ देखकर वो हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुज़र गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, ठीक है, ये एक वो है मिसाल है। अब यानी कहावत है, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून, और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था और कभी हुजूम की तरफ, यानी जो तमाशे में देख रहे थे लोग, ठीक है। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना, और उसको हवालात में बंद कर दिया गया। और राइटर का नाम मैं बताता हूँ, सादत हसन मंटो ये है, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और बाकी चीज़ें, खुलासा वगैरह जो भी है, ठीक है। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने देखी हो पूरी, है ना। तो खुश रहें, आबाद रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।